3 दिसंबर 1944। हर्टगेन का जंगल हड्डियां कंपा देने वाली ठंड अंदर तक घुसी हुई है, जोड़ों में घुसकर रुकी हुई है। पत्तों से रहित पेड़ राख जैसे धूसर आसमान को खरोंचते हुए आकृतियां बनाते हैं। कोहरानी चे छाया हुआ है, छंटने को बेताब दूर। तोपों की गड़गड़ाहट लयबद्ध रूप से मानो किसी विशाल हृदय की धड़कन की नकल कर रही हो। एक टूटी हुई ईंट की दीवार के पीछे छिपे M4 शेरमैन टैंक के अंदर हार्लन विक्री नाम का एक युवा तोपची अपनी 75 मिमी तोप के लेंस में झांक रहा है। टैंक का बुर्ज उसकी दिशा के विपरीत कोण पर है। एक लोडर तिरछी नजर से देखता है और कहता है, तुम उल्टे खड़े हो, है ना? हार्लन उसे अनदेखा कर देता है। उसकी सांसें शीशे पर संघनित हो रही हैं, क्योंकि वह फायरिंग मैकेनिज्म को कसकर पकड़े हुए है। मौन, गतिहीन, संयत। धीरे धीरे धुंध के बीच एक आकृति प्रकट होती है। यह एक पैंथर टैंक है, जर्मन, विशाल, घातक। दो और साथियों के साथ वे धीरे धीरे कीचड़ भरे रास्ते पर रेंगते हुए जंगल पर अपना आधिपत्य जमाते हैं। हार्लन आह भरता है। एक ही गोली 75 मिमी का गोला शांत सुबह को भेदता है और एक क्षण बाद अग्रणी पैंथर हवा में ही फट जाता है। बाकी दो टैंक हतप्रभ होकर रुक जाते हैं। उन्होंने ढह चुके फार्म हाउस से गोली चलने की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने शेरमैन से मुठभेड़ की कल्पना नहीं की थी, और उन्होंने इस शेरमैन को लंबी दूरी की स्नाइपरिंग में शामिल होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं देखा था। बुर्ज के अंदर लोडर तेजी से सांस लेता है। कमांडर चिल्लाता है, हे भगवान, विक्री, तुमने उसे सीधा मारा। फिर भी हार्लन विक्री खुश नहीं होता। इसके बजाय वह दूसरे टैंक के पीछे बुर्ज को फिर से समायोजित करता है। इस स्थिति के पीछे भाग्य नहीं है, यह रणनीति है। यह केंटकी के एक किसान लड़के द्वारा सरबंद युद्ध के सिद्धांतों को नए सिरे से परिभाषित करने, अपने शेरमैन को उलटने और खुद को एक अकेली स्नाइपर टीम में बदलने का नतीजा है। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने दावा किया कि यह भी काम नहीं करेगा जब तक कि यह काम नहीं कर गया, और जब धूल जम गई तो केवल जर्मन ही नहीं बल्कि गनर भी अचंभित रह गए, जो अप्रत्याशित रूप से प्रभावी थे। घने हर्टगेन जंगल में एक जर्मन टैंक सेना को चकित करने से पहले हार्लन विक्री केंटकी के व्हिटली काउंटी का एक शांत स्वभाव का लड़का था। सीधे खड़े होना या ऊंची आवाज में बोलना उसकी विशेषता नहीं थी, न ही उसके पालन पोषण में टैंक या कार थी। वह अपने पिता के खेत में ट्रैक्टरों की मरम्मत करता था और अपनी शिक्षिका मां के मार्गदर्शन में स्कूल जाता था। पर्ल हार्बर के बाद के कई युवाओं की तरह हार्लन भी कर्तव्यबोध से प्रेरित होकर अमेरिकी से ना में भर्ती हुआ था। यूरोप के सबसे खतरनाक जंगलों में से एक में शेरमैन टैंक की कमान संभालना उसके लिए कभी भी संभव नहीं था। हार्लन ने केंटकी के फोर्ट नॉक्स में अपने कौशल को निखारा, जहां उन्हें एक बख्तरबंद डिवीजन में नियुक्त किया गया था। उनके गुरुओं ने उनके स्थिर हाथों, पैनी नजरों और समस्या समाधान के प्रति व्यवस्थित दृष्टिकोण को देखा, जो ज्यादातर सैनिकों में नहीं था। जहां दूसरे लोग आवेग में आकर गोली चलाते थे, वहीं हार्लन मन ही मन हिसाब किताब लगाता था। वह दूरियां नापता था, हवाओं का अंदाजा लगाता था और आंकड़ों का हिसाब किताब करता था। फिर भी उसे नजरअंदाज किया जाए गाता रहा। वह न तो सबसे तेज था और न ही सबसे ज्यादा बोलने वाला। ऐसे युद्धों में जहां प्रमुख हस्तियां अक्सर उभर कर सामने आती थीं, हार्लन यूरोप पहुंचने तक गुमनाम रहे। अगस्त 1944 में जब उनकी टुकड़ी फ्रांस पहुंची, तब तक युद्ध की स्थिति बदल चुकी थी। अमेरिकी नॉर्मैंडी की पकड़ से बच निकले थे। मित्र राष्ट्र पूर्व की ओर बढ़ रहे थे और जर्मनों को उनकी घरेलू सीमाओं की ओर पीछे धकेल रहे थे। हालांकि उनके सामने एक चुनौतीपूर्ण दौर था। रक्षा के लिए अनुकूल भूभाग पर विजय प्राप्त करना,
जिसकी विशेषता पहाड़ियां, घने जंगल, संकरी सड़कें और घात लगाकर हमला करने वाले क्षेत्र थे। यहीं पर M4 शेरमेन टैंक महत्वपूर्ण बन गया। अमेरिका के प्राथमिक युद्धक टैंक के रूप में युद्ध के दौरान 49,000 से अधिक शेरमेन का निर्माण किया गया, जिससे यह इतिहास में सबसे अधिक उत्पादित टैंकों में से एक बन गया। अपनी खूबियों के बावजूद शेरमेन में कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं थीं। इसकी 75 मिलीमीटर की तोप दूर से जर्मन कवच को भेदने में संघर्ष करती थी और इसका कवच जर्मन पैंथर और टाइगर टैंकों की तुलना में पतला था। सीधे टकराव में शेरमेन आमतौर पर कमजोर और कमजोर साबित होते थे। सैनिकों ने इसका नाम सिगरेट लाइटर के नाम पर रॉनसन रख दिया, क्योंकि यह हर बार पहली बार में ही शानदार ढंग से जल उठता था। गति और मरम हलंतमत में आसानी जैसे अपने फायदों के बावजूद शेरमेन के लिए सामरिक कौशल और अपरंपरागत सोच की आवश्यकता थी। यहीं पर हार्लन ने एक बड़ा बदलाव लाया। 2 महीने की लड़ाइयों और बाल बाल बचे टैंकों के बाद उनके टैंक चालक दल ने एक मजबूत रिश्ता बना लिया था। उनके नेता स्टाफ सार्जेंट जीन कॉर्बिन थे, जो शिकागो के एक बेबाक और सीधे साधे व्यक्ति थे और सिद्धांत से ज्यादा सादगी को महत्व देते थे। चलाओ, गोली मारो, बचो। हालांकि हार्लन को शक होने लगा कि सिर्फ गाड़ी चलाने और गोली चलाने से ही जीवन नहीं बचेगा। यह तो आश्चर्य के तत्व दुश्मन की मानसिकता को समझने और वो करने की हिम्मत से आएगा। जा हो दूसरे करने की हिम्मत नहीं कर सकते। इसलिए एक रात लंबी गश्त के बाद बंदूक साफ करते समय उन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया। क्या होगा अगर हम शेरमेन को पीछे की ओर रखें? लोडर, प्राइवेट फर्स्ट लास माइक रिजो हंसे, तुम्हारा मतलब पीछे की ओर गोली चलाने से है? लेकिन हार्लन ने स्पष्ट किया, नहीं। गाड़ी का पिछला हिस्सा सड़क की ओर रखें और बुर्ज को 180 डिग्री घुमाएं ताकि वह दुश्मनों के सामने हो। इस तरह हम पीछे की ओर अपनी स्थिति में आ सकते हैं, गोली चला सकते हैं, फिर पीछे हटने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इससे हमारी दृश्यता कम हो जाती है और हम पहले हमला कर सकते हैं। कॉर्बिन ने कुछ देर तक सोच विचार कर उसकी ओर देखा, फिर अपना सिर हिलाया। यह अब तक का सबसे बेतुका सुझाव है जो मैंने सुना है, उसने पलटकर जवाब दिया। लेकिन हार्लन मजाक नहीं कर रहा था, वह पहले से ही इसके क्रियान्वयन की रणनीति बना रहा था। पहले तो दूसरों ने हार्लन के विचार को खारिज कर दिया, बुर्ज को पीछे की ओर मोड़ने और शेरमैन टैंक को स्नाइपर राइफल की तरह इस्तेमाल करने का विचार कई क्रू सदस्यों को बेतुका लगा। होन ने इसे पहाड़ी तर्क करार दिया। उनका तर्क था कि हार्लन टैंकों से वैसे ही लड़ने की कोशिश कर रहा था जैसे गिलहरी हिरण का शिकार करती है, छिपकर किसी बड़े लक्ष्य के सीमा में आने का इंतजार कर रहा था। हाँ, हालांकि हमारे कमांडर सार्जेंट कॉर्बिन ने स्पष्ट कर दिया, यह कोई ऐसा युद्ध नहीं है जहां आप चुपचाप बैठकर इंतजार कर सके। अगर आपको कोई पैंथर दिखाई दे तो आपको तुरंत कार्रवाई करनी होगी या उससे भी जल्दी मरना होगा। हार्लन ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। इसके बजाय वह अपनी गणनाओं में लगा रहा, रेखाचित्र बनाता रहा और अपनी नोटबुक में गणित के समीकरण हल करता रहा। उसने ऊंचाई के कोनों, दूरी के साथ गोले के गिरने की गणना की और तिरछे कोनों पर कवच की मोटाई का अनुमान लगाया। उसने शेरमेन पर लगी 75 मिमी M3 तोप की क्षमताओं का गहन अध्ययन किया, विशेष रूप से एचवाप नामक उच्चवेग वाले कवचभेदी गोलों पर ध्यान केंद्रित किया। ये गोलियां 500 गज की दूरी से 120 मिमी तक के कवच को भेद सकती थीं, लेकिन दूरी के साथ उनकी क्षमता में उल्लेखनीय कमी आई। प्रभावी ढंग से निशाना साधने के लिए उसे सही कोण चुनने की जरूरत थी। इसलिए उसने छिपने की जगह, ऊंची जमीन, पेड़ों की कतारें और खुले इलाकों की तलाश की जहां जर्मन टैंक एक ही पंक्ति में आगे बढ़ सके।
जंगल में छिपे शेरमेन से बेखबर, जिसका बुर्ज कुंडलित सांप की तरह निशाना साधे हुए था। नवंबर के मध्य की एक नम ठंडी दोपहर तक किसी ने उसकी इस व्यवस्था को मंजूरी नहीं दी। जंगल कई दिनों की बारिश से भीगा हुआ था, जूतों पर कीचड़ ऐसे चिपका हुआ था मानो वे दलदल में फंसे हों। पिछले हफ्ते से यूनिट पर हर सुबह बमबारी हो रही थी। जवान थके हुए, ठिठुरते हुए और हमेशा सतर्क रहते थे। एक दिन वोसिनाक गांव के पास एक मोड़ पर मुड़ते ही एक टैंक दस्ते को एक घात का सामना ना करना पड़ा। एक शेरमैन टैंक पर नजदीकी जर्मन हमले का सीधा प्रहार हुआ, जिससे उसका बुर्ज पूरी तरह से नष्ट हो गया और दफनाने के लिए कोई अवशेष नहीं बचा। उस रात हार्लन ने अपनी योजना बनाई। उसने ला होरर रिजो से एक गुप्त परीक्षण में सहायता मांगी। अगली सुबह नियमित गश्त के दौरान वे चुपके से निकल पड़े। हमेशा की तरह आगे की मुद्रा में रहने के बजाय हार्लन ने उन्हें एक छोटे से खुले मैदान के सामने पैरों के एक झुरमुट में वापस जाने को कहा, जिसका इस्तेमाल जर्मन अक्सर अपने कवच को फिर से तैनात करने के लिए करते थे। उसने बुर्ज को उलट दिया, ऊंचाई समायोजित की और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर ही घंटों तक केवल हवा, बारिश और दूर से गोलियों की गूंज सुनाई देती रही। हालांकि धुंध के माध्यम से हलचल दिखाई देने लगी। टैंक नहीं, बल्कि दो जर्मन मोटरसाइकिलें टोही कर रही थीं। हार्लन ने बिना गोली चलाए गनसाइट से उन पर नजर रखी। उनकी स्थिति को उजागर करना अनावश्यक था, लेकिन उसके भीतर एक विचार कौंधा मौका खुद ही सामने आ गया था। वह इसका फायदा उठा सकता था। वे बिना किसी परेशानी के कैंप पे हुंच गए। कॉर्बिन ने उसे आदेशों की अवहेलना के लिए डांटा, लेकिन हार्लन ने कोई विरोध नहीं किया। उसने जो देखा था उस पर उसे पूरा यकीन था। उसे विश्वास था कि यह कामयाब हो सकता है। अगले दिन सब कुछ बदल गया। या श्मिट के पश्चिम में पहाड़ी के पास एक अकेला जर्मन टैंक, संभवतः एक अकेला पैंथर, देखा गया। वह आपूर्ति लाइनों को बाधित कर रहा था, दूर से गोलीबारी कर रहा था और अमेरिकी सेना के जवाबी हमले से पहल ही गायब हो गया था। तोपखाने उसे ठीक से ढूंढ नहीं पा रहे थे। हवाई सहायता कोई विकल्प नहीं था। इसलिए कॉर्बिन ने मजाक के अंदाज में हार्लन से कहा, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हारी गिलहर ही वाली रणनीति काम करती है? हार्लन ने सिर हिलाया। तो फिर ऊपर जाकर इसे दिखाओ। उन्होंने उसे एक कोशिश करने की इजाजत दी। हार्लन ने रास्ते से हटकर एक खुले मैदान के पास एक जगह चुनी, एक कीचड़ भरी संकरी सड़क, जिसका इस्तेमाल पैदल सेना और बख्तरबंद दोनों श्मिट तक पहुंचने के लिए करते थे। उसने शेरमैन को ढंक लिया, बुर्ज बाहर की ओर, और इंतजार करने लगा। घना कोहरा छा गया। दृश्यता घटकर 100 गज से ही कम रह गई। फिर अचानक याद मौका मौजूद था। वह इसका फायदा उठा सकता था। वे बिना किसी परेशानी के कैंप पहुंच गए। कॉर्बिन ने उसे आदेशों की अवहेलना के लिए डांटा, लेकिन हार्लन ने कोई आपत्ति नहीं जताई। उस हे अपने देखे हुए पर पूरा यकीन था। उसे लगा कि यह कारगर हो सकता है। अगले दिन स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई। एक अकेला जर्मन टैंक, संभवतः एक अकेला पैंथर, श्मिट के पश्चिम में एक पहाड़ी के पास देखा गया। वह आपूर्ति लाइनों को परेशान कर रहा था, दूर से गोलीबारी कर रहा था और अमेरिकी टुकड़ियों के जवाब देने से पहले ही खिसक गया था। तोपखाने उसे ठीक से पहचान नहीं पा रहे थे। हवाई सहायता उपलब्ध नहीं थी। पूर्णविराम। इसलिए कॉर्बिन ने थोड़े हास्य के साथ हार्लन से पूछा, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हारा गिलहरी वाला तरीका काम करता है? हार्लन ने सिर हिलाया। तो फिर ऊपर जाकर इसे साबित करो। उन्होंने उस हे एक बार कोशिश करने की इजाजत दी। हार्लन ने रास्ते से हटकर एक खुले मैदान के पास एक जगह चुनी, एक कीचड़ भरी संकरी सड़क, जिसका इस्तेमाल पैदल सेना और बख्तरबंद दोनों श्मिट तक
पहुंचने के लिए करते थे। हे उसने शेरमैन को फिर से कवर में खड़ा कर दिया, बुर्ज बाहर की ओर, और इंतजार करने लगा। कोहरा घना था, दृश्यता 100 गज से भी कम हो गई। फिर अचानक एक पैंथर टैंक उभरा, जिसका बुर्ज शार्क के पंख की तरह कोहरे को चीरता हुआ निकल रहा था। हार्लन ने देर नहीं की, उसने खुद को तैयार किया, अपनी सांस रोकी और गोली चला दी। 75 मिमी का गोला जंगल में गरजता हुआ अपने निशाने पर लगा। विस्फोट ने कोहरे को ऐसे रोशन कर दिया मान हो बिजली कौंधी हो। लपटे ऊपर की ओर उठी। एक जर्मन चालक दल का सदस्य धुएं का एक निशान छोड़ते हुए भाग गया। फिर दूसरा, फिर सन्नाटा छा गया। मार गिराने की पुष्टि हो गई। यह एक लंबी दूरी का निशाना था। पहला, जिसका बुर्ज पीछे की ओर था, हंसी बंद हो गई। इस गोली ने सिर्फ एक टैंक को नष्ट नहीं किया, इसने एक शेरमैन की क्षमता का पुनर्निर्माण किया। और हार्लन विक्री के लिए यह तो बस शुरुआत थी। जंगल में मौत के जाल और एक रणनीति का क्रियान्वयन। हर्टगेन का जंगल सिर्फ एक युद्ध का मैदान नहीं था, यह एक मांस की चक्की थी। जर्मन सीमा के पास 50 वर्ग मील में फैले घने उलझे हुए जंगल में यह वह जगह थी जहां खैरिकियों की तेज जीत की उम्मीदें दम तोड़ गईं। कोहरा, बारूदी सुरंगें, लगातार तोपखाने जो हवा में विलीन हो गए। उस जंगल में 33,000 अमेरिकी हताहतों की संख्या अंकित थी, जो बल्ज की लड़ाई में हुई हताहतों की संख्या से भी ज्यादा थी। नवंबर 1944 में हार्लन विक्री और उनकी टीम ने खुद को उसमें डूबा हुआ पाया। आदेश आए, कॉल ट्रेल बनाए रखें और श्मिट की ओर बढ़ें। यह एक पतली सड़क थी, खड्डों और पहाड़ियों के बीच से बमुश्किल कीचड़ भरा रास्ता। विरोधियों ने ऊपरी जमीन पर कब्जा कर रखा था, पैरों पर बम फंसाए गए थे। जर्मन 88 मिलीमीटर की तोपें रास्ते के मोड़ों पर निशाना साध रही थीं। मायावी पैंथर और जॉगी ग करने वाले पोजर कहीं बाहर धुंध में भेड़ियों की तरह छिपे हुए थे। यह धरती पर नर्क का स्वाद था, हर कोना। जैसा कि हार्लन ने बाद में घर भेजे एक पत्र में लिखा, मौत के वारंट जैसा महसूस हुआ। कोई नहीं अनुस्वर बता सकता था कि अगला कदम कीचड़ में जाएगा या किसी बारूदी सुरंग में। उनका शेरमैन C-113 जख्मी था, लेकिन काम कर रहा था। कॉर्बिन चिंतित रहा, लगातार नक्शों की समीक्षा करता रहा। लोडर रिजो अपने चुटक हुलों के साथ चुप हो गया और हार्लन शांत हो गया, दृढ़ निश्चयी। वह डरा हुआ नहीं था, वह खुद को तैयार कर रहा था, क्योंकि इस बार उसके पास एक रणनीति थी। उसके रिवर्स शॉट की सफलता काफी हद तक किस्मत की वजह से थी, लेकिन उसने इलाके का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया था, कौन की गणना की थी और उसे सोच समझकर चुना था। अब वह इस अपरंपरागत रणनीति का विस्तार करना चाहता था। एक ही जाल के बजाय उसने एक पूर्ण स्नाइपर हेटअप की कल्पना की थी। उसकी योजना एक ऐसा चौक पॉइंट ढूंढने की थी जहां जर्मन टैंकों को धीमा होने, मुड़ने या अपने किनारों को दिखाने के लिए मजबूर किया जा सके। उसने वायसर वे क्रीक के ऊपर पहाड़ी का हे पास एक ऐसी जगह है खोजी। वहां का इलाका तेजी से नीचे की ओर झुका हुआ था, जिससे एक प्राकृतिक फनल बन गया था। इस क्षेत्र को पार करने के लिए दुश्मन के कवच को मुड़ना होगा और कमजोर जमीन को उजागर करना होगा। हार्लन ने पेड़ों की कतार के पास छिपने का सुझाव दिया, अपने बुर्ज को उल्टा करके और पतवार को थोड़ा झुकाकर अपने कमजोर पिछले कवच की रक्षा के लिए। यह पारंपरिक ज्ञान नहीं था, लेकिन यह कोई वेद हलंत्रो भी नहीं था। कॉर्बिन हिचकिचाया, यह एक शेरमैन विक्री थी, न कि सिर्फ पटरियों पर लगी एक राइफल। मैं समझता हूं, हार्लन ने जवाब दिया, लेकिन अगर हम उनसे सीधे भिड़ेंगे तो वे आसानी से हमसे आगे निकल जाएंगे। घंटों की गहन बहस के बाद कॉर्बिन ने सहमति जताई, एक ही शॉट अगर चूक गए तो बस। वे पहली रोशनी से पहले ही चुपके से आगे बढ़ रहे थे। जंगल शांत और स्थिर था, दूर से पानी की बूंदों की बूंदें और कभी
कभार जमी हुई टहनी की चरमराहट के अलावा उन्होंने सी 113 को गिरे हुए पेड़ों के ढेर से छिपे एक खोखले में खड़ा कर दिया। विक्री ने 75 मिमी की तोप को खुले मैदान की ओर निशाना बनाया, यह अनुमान लगाते हुए कि मन पहाड़ी की चोटी पर कब पहुंचेंगे। फिर वे इंतजार करने लगे। घंटों बीत गए, कोहरा गहराता गया। फिर हलचल, यह एक धीमी लयबद्ध गड़गड़ाहट, भारी और धातुमय के रूप में शुरू हुई। फिर पटरियों की आवाज, एक टैंक, फिर दो, फिर तीन। वे पैंथर थे, जैसा कि अनुमान था। वे जंगल से शिकारियों की तरह निकले, चिकने, काले, घातक। आगे वाला टैंक उस जगह का जायजा लेने के लिए रुका। उसका बुर्ज धीरे धीरे घूम रहा था। कुछ और कदम और उसका पार्श्व कवच सबसे कमजोर जगह दिखाई देने लगा। हार्लन ने अपनी सांस रोक ली। वह चुप रहा। उसने एक सर्जन की सटीकता के साथ अपने निशाने को ठीक किया। लक्ष्य प्राप्त हुआ। वह बुदबुदाया। उसने गोली चलाई। शेरमैन गोली से पीछे हट गया। गोला कोहरे को चीरता हुआ पैंथर पर जा लगा, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ और आग की लपटें उठी। टैंक हिल गया, जिससे हवा में काला धुआं निकलने लगा। बाकी दो हैंथरों ने अपने बुर्ज घुमाकर आग का स्रोत ढूंढा। हालांकि हार्लन फुर्तीला था। उसने रिजो से फिर से गोला लोड करवाया, निशाना ठीक किया और एक बार फिर गोली चलाई। दूसरी गोली पैंथर को नहीं लगी, लेकिन दूसरे टैंक के पास लगी, जिससे धूल और धुआं उठा। तीसरे पैंथर ने जवाबी हमला किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कॉर्बिन ने गति बढ़ा दी और शेरमैन को उसकी छिपी हुई जगह से बाहर निकालकर एक पहाड़ी जंगली इलाके के पीछे धकेल दिया। दो वार एक ने मार गिराया और अब पैंथर कोहरे में अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे थे। अफरा तफरी मच गई। कॉर्बिन ने वापस रिपोर्ट दी, दुश्मन के टैंकों ने हमला किया। के नष्ट होने की पुष्टि हुई। विक्री का स्नाइपर सेटअप काम कर रहा है। मैं दोहराता हूं, काम कर रहा है। कमांड की प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक थी। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। टैंक पीछे हट रहे थे। धुंध में अनुस्वर गूंजती गोली ने न केवल एक पैंथर को मार गिराया, बल्कि उनकी योजनाओं को भी ध्वस्त कर दिया। एक व्यक्ति ने इस धारणा को तोड़ दिया कि शेरमैन केवल भारी संख्याबल के बल पर ही विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तीन प्रतिद्वंद्वियों को एक ऐसी अपरंपरागत रणनीति का इस्तेमाल करके परास्त किया, जिसका विवरण किसी भी मैनुअल में नहीं मिलता। मौत और सन्नाटे से घिरे जंगल ने एक अभूतपूर्व दृश्य देखा। एक शेरमैन स्नाइपर अवधारणा से किंवदंती तक गोली की खबर कोहरे के छंटने से पहले ही तेजी से फैल गई। कुछ ही घंटों में अन्य टैंक चालक दल ठंडा खाना खाते और धूम्रपान करते हुए इस पर चर्चा कर रहे थे। क्या आपने विक्री के बारे में सुना है? एक गनर ने धीरे से कहा। उसने एक पैंथर को कवर से यहां तक कि पीछे की ओर बढ़ते हुए मार गिराया था। कई लोगों को इसकी सत्यता पर संदेह था। कुछ ने इसे भाग यह कहा, अन्य ने इसे एक संयोग माना। हालांकि सुबह तक एक टोही दल ने इस हत्या की पुष्टि कर दी थी। उन्हें टैंक के जले हुए अवशेष मिले। बुर्ज नष्ट हो गया था और पूरी तरह से गायब था। साइड आर्मर में एक स्पष्ट हलंत छेद, एक सटीक निशाने का सबूत। अब सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता था। हारलैंड विक्री ने वह कर दिखाया था जो यूरोपीय रंगमंच पर बहुत कम लोग कर पाए थे। उन्होंने 75 मिमी शेरमैन से दूर से एक ही गोली चला कर एक पैंथर को मार गिराया था। सार्जेंट कॉर्बिन, जिन्होंने कभी इसे एक मूर्खतापूर्ण विचार माना था, अब इसे विक्री का फायदा कहने लगे। जब उन्होंने कार्रवाई के बाद की रिपोर्ट मांगी तो कॉर्बिन ने बिना किसी लागलपेट के कहा, प्राइवेट विक्री की स्थिति और निशाना लगाने का तरीका असामान्य होते हुए भी सफल है। उन्होंने लिखा, मैं रिवर्स बुर्ज स्नाइपर अप्रोच के अतिरिक्त परीक्षणों की अनुमति चाहता हूं। कोई जवाब नहीं आया। कोई औपचारिक मंजूरी नहीं दी गई। हालांकि किसी ने उन्हें रोका भी नहीं। इसलिए हारलैंड ने अपनी कार्रवाई
दोहराई 2 दिन बाद कॉम्शाइट शहर के पास एक जंगल के मैदान में उन्होंने अपनी शेरमैन को सड़क के पास एक संकरी पगडंडी पर तैनात किया, जहां से टैंक अमेरिकी लाइन को घेरने के लिए आगे बढ़ सकते थे। उन्होंने इंजन बंद करके इंतजार किया। जैसे जैसे शाम ढलत ही गई, एक जर्मन बख्तरबंद दस्ता दिखाई दिया। एक पेंजर आगे चल रहा था, उसके पीछे 2 हाफ ट्रैक थे। हारलैंड ने गोली चलाई और पेंजर एक आग के गोले में बदल गया, जिससे पूरी वृक्ष पंक्ति जगमगा उठी। हाफ ट्रैक का तितर बितर हो गए। पैदल सेना जंगल में घुस गई और एक बार फिर लगातार दूसरे दिन हारलैंड के शेरमैन ने नुकसान होने से बचा लिया। उसका दल अब पूरी तरह से प्रतिबद्ध था। रिजो ने टैंक का नाम केंटकी राइप ल रखा। कॉर्बिन ने मजाक में एक गिलहरी का शुभंकर लगाने की बात कही, यहां तक कि सहायक कर्मियों ने भी उसकी सेटिंग्स के बारे में पूछताछ की, जैसे ऊंचाई, दूरी की गणना और इष्टतम गोला बारूद के प्रकार। पूर्णविराम और बिना किसी नियम के अन्य दलों ने भी इसे दोहराने का प्रयास किया। हर्टगेन 1 यह प्रदर्शित कर रहा था कि पारंपरिक रणनीतियां अप्रभावी थीं। आप बारूदी सुरंगों या बमजाल वाले रास्तों को बुलडोज से नहीं तोड़ सकते थे। इसके बजाय आपको चतुर और अनुकूलनशील होना होगा। हारलैंड इस अनुकूलनशीलता का प्रतीक था। हालांकि उसकी प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ साथ जोखिम भी बढ़ते गए। जर्मन अनजान नहीं थे। उन्होंने अपने तरीके बदलने शुरू कर दिए। पेड़ों की कतारों से दूर रहने लगे, स्काउट्स को आगे भेजने लगे और संदिग्ध घात स्थलों पर बेतरतीब ढंग से गोलीबारी करने लगे। एक पैंथर ने जवाबी निशानेबाजी की रणनीति अपनाई और आगे बढ़ने से पहले कथित अमेरिकी टैंक गढ़ों पर विस्फोटक गोले दागे। हारलैंड और उनकी टीम मौत के बेहद करीब पहुंच गए थे जब एक गोला उनके पास आकर गिरा, जिससे धूल और मलबा बिखर गया। हालांकि वे घबराए हुए थे, फिर भी वे डटे रहे, क्योंकि अब वे सिर्फ जिंदा नहीं बचे थे, वे एक नई रणनीति बना रहे थे। और कोमर्सचेट और श्मिट के बीच जमे हुए पैरों, खराब रेडियो और बारूद की लगातार गंध के बीच खेत में पले बढ़े, गणित में रुचि रखने वाले, आत्मनिरीक्षण करने वाले विचारक हारलैंड विक्री युद्ध के एक अभूतपूर्व व्यक्तित्व में तब्दील हो रहे थे। एक बख्तरबंद निशानेबाज, एक नामी की वदंती और विपरीत दिशा में निशाना साधे एक बुर्ज 26 नवंबर 1944 को गोलीबारी के बीच आदर्श निशाना। यही वह दिन था जब जंगल में विस्फोट हुआ था। मित्र राष्ट्रों के आगे बढ़ने से पहले अपनी स्थिति बनाए रखन हे के लिए आतुर जर्मन सेना रोवर नदी तक पहुंच गई, कॉल ट्रेल के साथ जवाबी हमला शुरू कर दिया तथा कोमर्सचेट और श्मिट गांवों पर धावा बोल दिया। अमेरिकी पैदल सेना तोपखाने की लगातार गोलाबारी और मजबूत मशीनगनों की मार झेल रही थी। पैंथर टैंक संकरे विस्फोटकों से लदे रास्तों से गुजर रहे थे। उनके साथ मोर्टार और पेड़ों से गिरते गोले भी थे, जो गिरते छर्रों जैसे लग रहे थे। हारलैंड की टीम को कोमर्सचेट की दक्षिणी सीमा की सुरक्षा का निर्देश दिया गया था। बिना किसी अतिरिक्त सहायता या हवाई सहायता के उनके पास केवल कुछ शेरमैन, बिखरे हुए राइफलमैन और एक दिन का गोला बारूद था। उन्हें चेतावनी दी गई थी, अगर तुम यह पहाड़ी खोदोगे तो हम पूरी अग्रिम पंक्ति खो देंगे। भोर होते ही कोहरा पहले से भी ज्यादा घना हो गया। हारलैंड ने अपने शेरमैन को गांव के बाहरी इलाके में एक नीची पथ हलंथर की दीवार के पीछे मुख्य सड़क के ठीक सामने तैनात कर दिया। एक बार फिर बुर्ज पीछे की ओर मुड़ा हुआ था। फिर से चालक दल ने इस व्यवस्था पर संदेह व्यक्त किया। विक्री, कॉर्बिन फुसफुसाया, अगर वे हम पर हमला करते हैं तो हमारे पास पीछे हटने की कोई जगह नहीं है, हम भाग नहीं रहे हैं। हारलैंड ने कहा, हम पहले हमला कर रहे हैं। वे चुप हो गए। हर आदमी ने अपनी जगह संभाली। रिजो ने गोला बारूद की जांच की। शुरुआत में 2 HVAP लोड किए गए, उसके बाद
मानक कवचभेदी राउंड। धुएं के बाद जर्मन पैंथर्स के पैदल सैनिकों के साथ आगे बढ़ने पर जमीन कांप उठी। उनकी संरचना सघन और अनुशासित थी, संभवतः अमेरिकी रणनीति के अवलोकनों के आधार पर और सामने से प्रतिरोध की आशंका के कारण। हालांकि उन्होंने हारलैंड के बगल से स्थित घूमने वाले बुर्ज का ध्यान नहीं रखा। जैसे ही पहला टैंक दिखाई दिया, हारलैंड ने पनी सीमा समायोजित की 700 गज कोहरा थोड़ा छंटा, जिससे एक धुंधली रूपरेखा दिखाई दी। उसने अपना हथियार निकाला, गोला ड्राइव स्प्रोकेट से टकराया, जिससे पैंथर अचानक रुक गया और आग की लपटें निकलने लगी। अनुस्वर दुर्भाग्य से दूसरे टैंक ने जवाबी कार्रवाई की। विस्फोट स्थल की ओर गोलीबारी की, पेड़ों के टूटने से मलबा इधर-उधर उड़ गया और शेरमैन अपने पीछे फटते हुए गोले से हिल गया। हारलैंड ने चिल्लाया, फिर से लोड करो, और रिजो ने जल्दी से अगला एचवीएपी राउंड लोड किया। एक बार फिर हारलैंड ने निशाना साधा। इस बार दूसरे टैंक के बुर्ज रिंग पर उसने फिर से गोली चलाई। प्रक्षेप्य ने बुर्ज को पतवार से लगभग 2 फीट ऊपर उठा दिया, इससे पहले कि आग ने चालक दल के डिब्बे को अपनी चपेट में ले लिया। टैंक अंदर की ओर सिकुड़ गया, मानो कोई दम तोड़ता हुआ जानवर हो। तभी तीसरा टैंक आया। उसने उन्हें देख लिया। उसक ही तोपें धीमी और खतरनाक गति से घूम रही थीं। हारलैंड दहाड़ा, भागो! कॉर्बिन ने एक्सीलेटर दबाया, फिर भी पटरियां कीचड़ में धंस गईं। तीसरे पैंथर का बुर्ज निशाना साधा। इसके फटने से कुछ क्षण पहले बिजली जैसी एक गूंज सुनाई दी। एक अन्य अमेरिकी टैंक शेरमैन का एक गोला विपरीत दिशा से उस पर लगा। धुएं और रेडियो स्टैटिक द्वारा बुलाए गए बैकअप टैंक प्रकट हुए थे। तीसरे पैंथर ने रास्ता बदलने की कोशिश की, लेकिन गोलीबारी का शिकार हो गया। धुएं और धातु के गुबार में विस्फोट हो गया। युद्धक्षेत्र में सन्नाटा छा गया। 3 पैंथर पूरी तरह से नष्ट हो गए और हारलैंड का शेरमैन क्षतिग्रस्त, झटके खाकर, झुलसकर बरकरार रहा। जैसे ही चिकित्साकर्मी आगे बढ़े और पैदल सेना आगे बढ़ी, वे पहाड़ी के पीछे पीछे हट गए। हारलैंड चुपचाप बैठा रहा। उसके हाथ पहली बार कांप रहे थे। क्या तुम ठीक हो? रिजो ने पूछा। हारलैंड ने सिर हिलाया। हां, बस सोच रहा था, क्या यही वह शॉट था जिससे मुझे डर था? उसने जवाब दिया। गोली लगने से पहले गोली चलाने की रणनीति। हालांकि उसने गोली चलाई और विजयी हुआ को रे के बीच मारी गई गोली सैद्धांतिक थी। युद्ध के दौरान चलाई गई गोली ठोस सबूत थी। उस दिन अधिकारियों ने हारलैंड के तरीकों को लॉन्गगन सिद्धांत कहना शुरू कर दिया। कुछ लोग इसे दस्तावेजीकृत करन हाँ चाहते थे, जबकि अन्य इससे उलझन में थे। लेकिन जंगल में लड़ने, ठंड से ठिठुरने और खून बहाने वाले टैंक कर्मियों के बीच हारलैंड विक्री का नाम महत्वपूर्ण होने लगा। न केवल कौशल या जीवित रहने के लिए, बल्कि साहस के लिए, भय की मांग के विरुद्ध कार्य करने के लिए। इसी से अनुकरण करता, संशयवादी और विकसित होती विरासत का जन्म हुआ। युद्ध में किंवदंतियां तेजी से फैलती हैं, लेकिन विश्वास बढ़ने में हैन समय लगता है। कॉमरसाइट के बाद 20वें बख्तरबंद डिवीजन के सभी टैंक कर्मियों ने विक्री के दृष्टिकोण के बारे में कानाफूसी शुरू कर दी। कुछ ने इसका पालन करने का साहस किया, अधिकांश ने नहीं किया। इसलिए नहीं कि उन्हें मारे गए लोगों की संख्या पर सवाल था, वे तथ्यात्मक थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें उस रणनीति का डर था जो उन्हें सिखाई गई हर बात का खंडन करती थी। टैंक सिद्धांत पर जोर दिया गया था। आगे बढ़ो, जोरदार हमला करो, गोली चलाओ, युद्धाभ्यास करो और चुस्त रहो। हालांकि हारलैंड का अपरंपरागत तरीका अपनी स्थिति में पीछे हटना, बुर्ज को पीछे की ओर करके स्थिर रहना खतरनाक लगा। जर्मन 88 में हिमी तोपों में एक ही गलती से टैंक चालक दल को राख में बदलने की क्षमता थी। फिर भी 3 सत्यापित मुकाबलों में इस अपरंपरागत व्यवस्था का इस्तेमाल करते हुए
हारलैंड की टीम ने बिना एक भी पतवार पर होठ खाए 2 पैंथर और 1 पैंजर अवी सहित 5 जर्मन टैंकों को नष्ट कर दिया। इसने न केवल हारलैंड के बारे में बल्कि सिद्धांत के बारे में भी अधिकारियों की रुचि जगा दी। क्या यह संभव था कि शेरमेन टैंक, जिन्हें पहले कमतर समझा जाता था, चतुराई से अपनी तैनाती के जरिए उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन कर सके? क्या एक अकेला तेजतर्रार गनर, जो टैंकर से ज्यादा एक स्नाइपर की तरह सोचता हो, इन खतरनाक जंगलों में संतुलन बिगाड़ सकता है? हारलैंड ने इस अकादमिक बहस की अनदेखी की। उन्होंने टैंक के भीतर मौजूद लोगों को प्राथमिकता दी। वह जीवन रक्षा को सबसे अधिक महत्व देते थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वह गोला बारूद को संरक्षित करना चाहते थे। एक शाम ठंडे स्टू के साथ उन्होंने एक नौसिखिया टीम को सलाह दी, जब तक पूरी तरह से निश्चित न हो तब तक गोली मत चलाओ। प्रत्येक गोली धातु में अपने वजन से ज्यादा होती है। यह समय लेती है, शोर मचाती है और स्थिति को खतरे में डालती है। इसलिए व्यक्ति प्रतीक्षा करता है, सांस लेता है, विचार करता है। यही हारलैंड की विशिष्टता थी। अन्य तोपची सहज हान के आधार पर गोली चलाते थे, लेकिन हारलैंड ने तर्क से गोली चलाई। लेकिन प्रसिद्धि प्रतिरोध को जन्म देती है। एक वरिष्ठ अधिकारी कर्नल बेनेट ने एक ब्रीफिंग के दौरान इस रणनीति को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, अपने बुर्ज को पीछे की ओर करके गलत दिशा में मून करके मरना एक अच्छा तरीका है। यह युद्ध गतिशीलता के इर्द गिर्द घूमता है, किसी डरपोक जानवर की तरह झाड़ी होन में छिपने के इर्द गिर्द नहीं। यह सुनकर हारलैंड शांत रहे और उन्होंने सीधे जवाब दिया, आदरपूर्वक महोदय, जब पैंथर क्षितिज पर दिखाई देते हैं तो कायर स्थिर नहीं रहते। कमरे में सन्नाटा छा गया। पूर्णविराम कॉर्बिन ने उनका समर्थन किया, साथ ही 2 अन्य टैंक कमांडरों ने भी, जिन्होंने परिणामों को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। धीरे धीरे उच्च अधिकारियों ने कवच टकराव में अनुकूलनशीलता की अनुमति दी। एक अघोषित अनुमति जिसने चालक दल को हारलैंड द्वारा तैयार की गई योजना की नकल करने में सक्षम बनाया। दिसंबर तक उनके डिवीजन के कम से कम 4 क्रू ने अपने टैंक में रिवर्स स्नाइपर सेटअप के साथ संशोधित संस्करण अपना लिए थे और उनमें से 2 ने टैंक को मार गिराने की पुष्टि की थी। 707वीं टैंक बटालियन के एक क्रू ने गे के पश्चिम में एक घात के दौरान अपनी जान बचाने के लिए इस रणनीति का श्रेय दिया। उन्होंने एक गिरे हुए खलिहान को छिपने के लिए इस्तेमाल किया, अपने बुर्ज को पीछे की ओर मोड़ा, इंतजार किया और एक पेंजर टैंक पर सफलतापूर्वक हमला किया, जो दांतेदार तरीके से आ रहा था। अनौपचारिक रूप से उन्होंने अपने टैंक का नाम विक्री स्पेशल रखा। हालांकि हारलैंड को प्रशंसा नहीं चाहिए थी, वह हमेशा दूसरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करता था। हर रात वह अब भी अपनी तोप की नली को हाथ से साफ करता था और हर गोली के कोल और परिणाम को एक पुरानी नोटबुक में ध्यान से दर्ज करता था। जब भी वे किसी नए स्थान पर जाते तो वह शतरंज की बिसात की तरह इलाके का आकलन करता, गोलाबारी के क्षेत्र, अंधे स्थानों और भागने के रास्तों की तलाश करता। हारलैंड अब सिर्फ एक तोपची से आगे बढ़ चुका था। वह अब एक रणनीतिकार था, एक ऐसे युद्ध में जहां जीवन की गणना इंच और सेकंड में की जाती थी। इसने उन्हें न केवल दुश्मन के लिए घातक बना दिया, बल्कि पुरानी अवधारणाओं के लिए भी खतरा बना दिया। केंटुकी में वह लड़का सिर्फ टैंकों को नष्ट नहीं कर रहा था, बल्कि अमेरिकी बख्तरबंद मानसिकता, बंदूक चलाने वालों और आवेश कार की कीमत को बदल रहा था। तब तक हारलैंड विक्री पूरी बटालियन में पहचान बना चुका था, सिर्फ एक सटीक निशानेबाज के रूप में नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा गहरी पहचान के रूप में, एक खामोश ताकत। शोरगुल के सागर में एक विचारक। हालांकि हर किंवदंती की एक कीमत होती है। दिसंबर की कठोरता, छा गई बर्फ ने
जंगल को ढक लिया। ठंड सिर्फ शारीरिक नहीं थी, यह भावनात्मक भी थी। मनोबल कमजोर हो गया। लड़ाई जारी रही। कीचड़ तीखी बर्फ में बदल गई। हाथ पैरों की उंगलियां और पैरों के निशान कड़ा हो गए। यहां तक कि पैंथर्स भी शून्य से नीचे के तापमान के कारण इंजन फेल होने के शिकार हो गए। हारलैंड का हाँ शेरमैन C-113 अब खरोंचों, कालिक और पिछले युद्ध के धुएं के निशानों से भरा हुआ था। इसे फिर कभी नया रंग नहीं दिया गया। निशान बने रहे, किसी चेतावनी या कसम की तरह। हारलैंड खुद बदल गया। अब वह आती हुई तोपों से नहीं चौंकता। पास ही एक पेड़ की छाल पर छर्रे लगने पर वह बिना हिले डुले। उसे असल में बेचैन कर देने वाली चीज थी गोली चलने के बाद का सन्नाटा। उस सब का एहसास मरने और सांस लेने के बीच का पल। यह समझ की उस धधकते धातु के कमरे से उसके जैसे और क्रू मेंबर्स नहीं निकलेंगे। उसने अपनी मां को लिखा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सी भावनाएं बची हैं। मेरी हर गोली हमारी रक्षा करती है, फिर भी हर गोली यह भी निश्चित करती है कि कोई और बेटा घर वापस न लौटे। कभी कभी आग की लपटों के भस्म होने से ठीक पहले मेरे मन में अभी भी दरवाजा खुल जाता है। रिजो का हास्य पूरी तरह से खत्म हो गया। कॉर्बिन ज्यादा सतर्क हो गया और अनावश्यक जोखिम लेने से बचने लगा। इस बीच हारलैंड अपनी 8 साल की छोटी बहन लीला की एक तस्वीर लेकर घूमने लगा, जिसमें उसने अपने बालों की चोटियां बांधी हुई थीं और केंटकी में जिस ट्रैक्टर की मरम्मत वह करता था, उसके सामने मुस्कुरा रही थी। उसने उसे रेंज फाइंडर के पास बुर्ज में लगा दिया और लिखा, मेरे उद्देश्य को ध्यान में रखने के लिए कुछ भावनात्मक बोझ के बावजूद उन्होंने अपनी रणनीति को लगातार ढाला। बर्गस्टीन के पास एक झड़प में उन्होंने पहली बार ऊंचाई का इस्तेमाल किया। अपनी शेरमैन को एक ढलान पर खड़ा किया और नीचे से आगे बढ़ रहे एक टाइगर टैंक पर नीचे की ओर गोलियां चंद्रबिंदु चलाइन। एक ही गोली ने उसके खतरे को खत्म कर दिया। अहंकार के कारण नहीं, बल्कि जरूरत के कारण, क्योंकि हर गोली का असरदार होना जरूरी था। उनकी रणनीतिक सूझबूझ ने संशयवाद को खामोश कर दिया था। उन्होंने उन्हें आगे की निगरानी भूमिकाओं के लिए सावधानीपूर्वक तैनात करना शुरू कर दिया, न केवल इलाके की टोह लेने के लिए, बल्कि उनके निशानेबाजी के तरीकों के लिए घातक क्षेत्र स्थापित करने के लिए। उन्होंने उनसे सीधे सीखने के लिए एक अतिरिक्त दल भी मंगवाया। हालांकि हारलैंड खुद को एक मार्गदर्शक नहीं मानते थे, वह अब भी खुद को एक किसान लड़के के रूप में देखते थे जो भाग्यशाली था और अपने दोस्तों को बचाने के लिए सतर्क था। अपने 20वें मिशन के बाद एक शाम कॉर्बिन ने उनसे पूछा, जब यह युद्ध समाप्त होगा तो क्या होगा? हारलैंड ने अपने हाथों को, जो गर्म गोले के आवरणों से खुरदुरे और ले हुए थे, देखते हुए इस सवाल पर विचार किया। शायद मैं घर लौट जाऊंगा, उसने कहा। एक बार फिर ट्रैक्टरों की मरम्मत करूंगा। शायद अपनी बहन को गाड़ी चलाने के गुर सिखाऊंगा। कुछ पल के लिए टैंक में सन्नाटा छा गया। न गोलियों की आवाज, न रेडियो की आवाज, बस पेड़ों के बीच से फुसफुसाती हवा और उस लड़के की गूंज जिसने नए मानदंड गढ़े, हीरो बनने के लिए नहीं, बल्कि खुद को और अपने भाइयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए। यही वो लड़का था जिसने टैंक से गोली चलाई थी जब हर्टगेन जंगल की टूटी शाखाओं से आखिरकार बर्फ पिघली। तो उसने सिर्फ गड्ढे और मलबे ही नहीं, बल्कि बहुत कुछ उजागर किया। इसने एक ऐसे सिद्ध हलनथात के अवशेषों को उजागर किया जो ताकत से नहीं, बल्कि अंतर्दृष्टि से ध्वस्त हो गया था। उन अवशेषों में एक युवक हारलैंड विक्री की विरासत भी शामिल थी। उसने युद्ध को पद या आदेशों से नहीं बदला। सके अधीन कोई सेना नहीं थी, कोई अनोखी रणनीति नहीं थी, उसके नाम पर कोई युद्धक्षेत्र नहीं था। फिर भी उसके पास कुछ असाधारण रूप से असामान्य था, एक ऐसा दिमाग जो स्थापित परंपराओं को चुनौती देता था।
पूर्णविराम आधिकारिक दस्तावेजों ने उसके अस्तित्व को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने बुर्ज की शानदार स्थिति, अपरंपरागत टैंक तैनाती और असमान कवच प्रयोग की बातें की, हालांकि जो लोग बिना किसी चोट के लौटे उन्होंने ऐसी शब्दावली पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, उसने दिखा दिया कि हम ज्यादा समझदारी से लड़ सकते हैं। जनवरी 1945 की शुरुआत तक हारलैंड की रणनीतियां महज अफवाहों से भर कर हो गईं। कुछ कमांडरों ने गुप्त रूप से चालक दल से आग्रह किया कि वे स्नाइपर्स की तरह काम करें, इलाके को छिपने की जगह समझें और आवेग में नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से गोली चलाए। फिर भी हारलैंड सब देखने के लिए वहां मौजूद नहीं था। तीसरी बार बाल बाल बचे। एक गोले ने उसके बगल वाले शेरमेन के चालक दल को लील लिया तो उसने फिर से तैनाती का अनुरोध किया, डर के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि उसने इतने हास बहुत से अच्छे लोगों को मरते देखा था। उसने जो प्रमाणित करने आया था उसे प्रमाणित कर दिया था, इसलिए उन्होंने उसे जाने दिया। 1945 के वसंत में केंटकी में ट्रेन से उतरने पर किसी ने सलामी नहीं दी और न ही जयकार की। इसके बजाय उसकी छोटी बहन दौड़कर उसे गले लगाने आई। उसके पिता ने उसे एक रींच दिया। उसकी मां ने मेज पर एक और बर्तन रखा और हारलैंड के अनुसार यह सबसे संतोषजनक स्वागत था। 60 के दशक में हेन विक्री प्लेस में प्रदर्शित एक युद्ध अवशेष ने शायद आपका ध्यान खींचा होगा। एक पुराना पॉलिश किया हुआ सुरक्षित खोल। अगर आपने इसके बारे में पूछा होता तो वह मुस्कुराते हुए कहते, इसने मुझे घर लौटने की इजाजत दी। युद्ध को अगर पीछे मुड़कर देखा जाए तो टैंकों के उत्पादन, हासिल की गई जीत या दुश्मनों की हार जैसे आंकड़ों से उसे ग्लैमराइज किया जा सकता है। हालांकि हारलैंड विक्री जैसे आंख हलंत्यान हमें याद दिलाते हैं कि युद्ध मात्रा का मामला नहीं है। यह विकल्पों, छोटे छोटे फैसलों और उन लोगों द्वारा उठाए गए सोचे समझे अनदेखे जोखिमों का मामला है जो तभी यादगार बनते हैं जब उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है। हारलैंड ने बल प्रयोग से जीत हासिल नहीं की बल्कि उन्होंने प्रत्यक्ष को स्वीकार करने की अनिच्छा से जीत हासिल की। उनका सवाल, अगर मैं बुर्ज उलट दूं तो क्या होगा? आगे जो कुछ भी हुआ उसके लिए चिंगारी बन गया। जाने बच गईं, नजरिए बदल गए और एक नई विचार प्रक्रिया अकादमिक किताबों से नहीं बल्कि धातु की दीवारों में कैद एक डरे हुए नौजवान के दिल से उभरी। शायद यही उसके जैसे सैनिकों की असली विरासत है। मारे गए लोगों की गिनती नहीं बल्कि उन जिंदगियों की गिनती जो मरने से बच गईं क्योंकि एक व्यक्ति ने युद्ध के मैदान को उलटकर देखने का विकल्प चुना।